What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सेहत, फैमिली और पढ़ाई के साथ में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेचर कंजर्वेशन के बारे में भी, यानी कि अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। इन्वायरमेंट के बारे में अगर कभी आप लोगों को आंसर लिखना है, कभी आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इवन आप लोग यहाँ पर इसको वैसे भी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसको याद रखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात यह कि एक भारतीय के द्वारा यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी गई थी, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन, यानी कि हर एक इंसान की आप लोग नीड की बात कर सकते हैं, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यानी कि यहां पर बोला गया कि अगर पृथ्वी है वो हर एक इंसान को जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसके लिए वो काफी है हमारी पृथ्वी के ऊपर। पर लेकिन अगर हम लोग लालच के पड़ जाएंगे, लालच के अंदर कि हाँ हम लोग को और रिसोर्सेज निकालने हैं, बस लालच लग जाएगा, कंट्री के अंदर एक तरीके से होड़ लग जाएगी कि हम लोग को ये काम करना है, तो फिर देखिए ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। ऐसी कई कई पृथ्वी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अगर हम लोग लालच में आ जाएंगे। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि लालच बुरी बला है, तो लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर लालच से दूर रहोगे तो आप लोगों के माइंड में शांति रहेगी। वरना कितना भी आप लोगों को क्यों ना मिल जाए, आप लोगों को हमेशा ये लगता रहेगा कि यार कुछ और चाहिए, थोड़ा सा और मिल जाए। आप लोग लालच से बाहर निकलेंगे तो आप लोग अपने काम पर ज्यादा फोकस रहेंगे, उसके आउटपुट पर ज्यादा फोकस नहीं रहेंगे। तो ये बात यहां पर बोली गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 28 जुलाई को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कैसे हम लोग अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अर्थ जो है उसके ऊपर लिमिटेड चीजें हैं, जैसे अगर आप लोग बात करें आज के डेट में पेड़ पौधे हैं कितने सारे हम लोगों ने काट दिए, एयर को पोल्यूशन कर दिया, वाटर को पोल्यूट कर दिया, इसी के साथ में हम लोग मिट्टी को पोल्यूट कर रहे हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं उसमें से आज के डेट में निकाल रहे हैं, जो भी फसल हम लोग उगा रहे हैं उसमें सब में आज के डेट में जहर मिला हुआ है, यानी कि डिफरेंट तरीके की दवाइयां मिली होती हैं जब भी खेतों में कोई सामान उगाया जाता है। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर हम लोगों ने पोल्यूशन यहाँ पर इतना ज्यादा फैला दिया है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग एक सस्टेनेबल वे में कैसे उनको जीना है वो नहीं छोड़कर जा रहे हैं। तो इसीलिए ये हम लोग को पता होना चाहिए कि अपनी जो नेचर है उसको कैसे कंजर्व करना है और कैसे सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप लोग भी यूज कर लो और आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दो। आज के डेट में जो पेड़ पौधे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो हमारे लिए यहां पर इनको लगा के गए। अब हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा कुछ करके जाएं, तो इसी के लिए कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वहां पर जो हवा होनी चाहिए वो प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, पानी है वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, तभी एक प्रोडक्टिव सोसाइटी आप लोग बना पाएंगे। वरना दुनिया भर की बीमारी आप लोग को देखने को मिलेगी और उसी से लोग मरते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो जो डे है वो वेल बीइंग के बारे में बात करता है और इसी के साथ में फ्यूचर जनरेशन की वेल बीइंग के बारे में बात करता है, यानी कि हमारे तो अच्छे के लिए बात करता है, आने वाली जनरेशन के भी अच्छे के लिए बात करता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 28 जुलाई को यहां पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों के सामने यहां पर क्विज, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिए, फिर आप लोगों से आगे बात करता हूं इसके आंसर के बारे में। 2020 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में अगर बात करें, शॉर्ट फॉर्म में जिसको एमपीआई आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ये रिलीज किया गया है बाई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ये ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई के द्वारा, और दूसरा है यूएनडीपी के द्वारा। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो किस किस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसको ओपीएचआई बोलते हैं, और यूएनडीपी। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म बनानी है आप लोगों को। आसान क्वेश्चन पूछा है, वरना आप लोगों से ये वाला पूछा जाता, तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, एक बार मैं इसको बता दूंगा, आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो मेन 3 इंडिकेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर इनको 10 इंडिकेटर में डिवाइड किया जाता है। तो डिटेल में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। यहां पर चिल्ड्रंस के बारे में बात की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनमें हायर रेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलता है। हाफ ऑफ द मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो लगभग यहां पर बात की जा रही है 644 मिलियन। अंडर कितनी एज के आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे बच्चे जिनके अंदर यहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफी ज्यादा है। 84% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी एक पर्टिकुलर रीजन में, जो कि लगभग 84% है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी यहां पर है, और यहां पर ये आप लोगों को इस रीजन का नाम बताना है। दूसरे नंबर पर है साउथ एशिया के अंदर
जिसमें यहां पर आप लोगों को इंडिया भी नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर बात की जा रही है किसके अंडर, यहां पर ये इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया फर्स्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोन 1995, जिसके चलते यहां पर लीगल फ्रेमवर्क जो है यहां पर आप लोग जिस तरीके से, ऐसे नहीं कि आप लोग कहीं पर कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, तो ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर एस्पायर के बारे में, यहां पर एक तरीके से जो स्टैंड करता है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, तो किसके द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस किया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में हम लोग अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल सकें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT के बारे में स्टेब्लिश किया गया था 2006 में, तो कहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बात की जा रही है, तो गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवे इनटू द ग्रीन जोन, तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि इंडियन रेलवे को ग्रीन जोन में ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है, तो ये कब तक की बात की जा रही है ये आप लोग को बताना है। यहां पर बात की जा रही है सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, यहां पर यानी कि हमारी कंट्री, ये किस कंट्री के सेक्रेटरी हैं? हमारी कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस के साथ में मिलकर सेकंड मीटिंग अभी देखने को मिली, जिसमें इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में बात की गई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को आंसर बताता हूं, चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर है इनके, एक एक कर सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है यहां पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जिसको यहां पर MPI के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ में मिलकर यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करता है। चिल्ड्रंस के द्वारा अगर बात करें यहां पर, तो जो 18 साल से नीचे के उनमें हाफ से ज्यादा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यहां पर देखने को मिली है, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, कौन कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में 84% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अकेले सब अफ्रीकन, जो यहां पर सब सहारन अफ्रीकन जो रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, यहां पर 84% गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बाकी और दूसरे रीजन में है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया के द्वारा यहां पर नोटिफाई किया गया इसका फर्स्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोट्स 1994 के हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहां पर, जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, तो यह है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया एस्पायर, जिसके चलते यहां पर हम लोग अपनी ही कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यहां पर स्टैब्लिश की गई थी 2006 में मानेसर हरियाणा के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में रेलवे इंटू ग्रीन जो कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, ताकि रेलवे से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जीरो निकले 2030 तक का, तो मेजर इनिशिएटिव है ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। यूएसए और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर, तो देखते हैं कैसे चीजों को आगे लेकर चल पाते हैं। आइए आज की न्यूज के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है विकास दुबे के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी एनकाउंटर किया गया, तो उसमें यहां पर विकास दुबे की डेथ होती है आप लोगों को नजर आई। तो ये जो एनकाउंटर बोला गया इनडायरेक्ट वे में यहां पर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कैटेगरी में इसको डाला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फिर एग्जीक्यूटिव किलिंग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक गाइडलाइन फ्रेम की गई है, जिसके चलते कस्टोडियल डेथ के बारे में बात की जा रही है। यानी कि कस्टडी में डेथ है एक तरीके से, जब इंसान को पकड़ लिया गया उसके बाद में ये डेथ आप लोग को देखने को मिल रही है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारी कंट्री में 1993 में इसके द्वारा इशू की गई थी गाइडलाइन की एवरी केस अगर कस्टोडियल डेथ का कोई होता है तो उसके चलते जो भी यहां पर चीजें रहती हैं तो उसको 24 आवर के अंदर अंदर उसको काउंट करके चलना है कि हाँ ये कस्टोडियल डेथ है, और उसको यहां पर ऐसे नहीं कि उसको रफा चक्कर कर देना है इधर से उधर केस को। तो जो डेथ है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा यह भी बोला जाता है कि जो विक्टिम है उनके जो भी कीन है उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको आप लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, और इसी के साथ में पेनल्टी भी यहां पर होनी चाहिए जो भी यहां पर स्टेट को ऑफिशियल जिनके द्वारा ये हरकतें की गई है। नेक्स्ट यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए सेक्शन 302 के तहत। हमारी कंट्री में जो इंडियन पिनल कोड है यानी कि आईपीसी का सेक्शन 102 के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, जो कि यहां पर कल्पेबल होमोसाइड के अंदर आता है, यानी कि दंडनीय मानव हत्या की कैटेगरी में आता है। तो ये भी बातें यहां पर बोली गई है, यानी कि इस कैटेगरी में इसको रखना है। तो हमारी कंट्री में सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट अभी जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो दोनों एक साथ में आ गए कस्टोडियल डेथ को लेकर। तो अभी जो यहां पर कंडीशन देखने को मिल रही है उसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, एक नेगेटिव पॉइंट जो है हमारी कंट्री में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारी कंट्री में वो ये बोलता है कि अगर किसी के द्वारा इस तरीके की डेथ होती है तो उन्हीं को प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि आप लोग प्रूफ करो कि आप लोगों ने गलती से नहीं की है। तो ये थोड़ा सा एक जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी कि चोर से ही पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि तुमने चोरी की है या नहीं की है। तो इसके ऊपर भी कई सारे
सारे क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। तो इसके चलते अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और जो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, तो वो देखते हैं आगे क्या और गाइडलाइन लेकर आते हैं ताकि ऐसी एक्टिविटी हमारी कंट्री में न देखने को मिल सके। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात की जा रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर आप लोग हैं, कंज्यूमर मैं हूं। अगर मैं कोई सामान खरीद कर लेकर आता हूं, ठीक है, अगर मैं कोई लैपटॉप खरीद कर लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तो आई एम ए कंज्यूमर। पर लेकिन अगर मैं बहुत सारे लैपटॉप खरीद कर लेकर आ रहा हूं और फिर मैं उनको बेचना स्टार्ट कर दूं लाकर, यानी कि होलसेल पर लेकर आ जाऊं फिर बेचना स्टार्ट कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं कंज्यूमर नहीं रहा, अब मैं यहां पर एक तरीके से विक्रेता बन गया। तो ये जो एक्ट होता है पहले तो डिफरेंस क्रिएट करता है कि कौन कंज्यूमर है और कौन विक्रेता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कंज्यूमर के राइट के बारे में बात करता है। अमेजन से आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए फोन खरीद लिया, और फोन में वहां पर एक तरीके से फोन की जगह आप लोगों के डब्बे में एक छोटा सा पत्थर आ गया, फोन नहीं है वहां पर, तो आप लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात यहां पर की जाती है कि ऐसी एक्टिविटी क्यों देखने को मिल रही है। कोई प्रोडक्ट मंगाया, यहां पर प्रोडक्ट टूटा फूटा आ गया। अभी यहां पर एक ऐसा केस भी था कि एक बच्ची के द्वारा अपने पापा से बोला गया कि पापा मुझे गिफ्ट चाहिए बर्थडे पर, और वो जो बंदा था वो थोड़ा दूर था अपने घर से, तो उसने गिफ्ट भेजा, वहां पर एक ऑटोमेटेड टाइप का हेलीकॉप्टर टाइप का था कुछ, वो भेजा उसने, तो रास्ते रास्ते में वो डैमेज हो गया। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया? कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या फिर जो उसको डिलीवर कर रहे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? तो वो भी यहां पर बातें की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि कई सारे एंगल नए यहां पर अभी यहां पर तैयार किए गए इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, जो कि यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में। तो ये जो एक्ट है यहां पर, ये एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में जो कंज्यूमर है उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है ताकि उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये कंज्यूमर राइट और इसी के साथ में इंस्टीट्यूट करता है कंप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से प्रोसिक्यूशन होना है, ऑर्डर कैसे होना है, अनसेफ गुड और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, डिसकंटिन्यूएशन के बारे में बात करता है। अगर कोई अनफेयर ट्रीट हो रही है, अनफेयर कोई ट्रेड हो रहा है या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही है जो कि मिसलीड करती है लोगों को, यानी कि लोगों को गलत तरीके से एक तरीके से लुभावनवाद देकर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा दे दिया कि हाँ रातों ही रात में आप लोग गोरे हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर क्रीम खरीद लो। तो देखिए ये सारी चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन फिर भी लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी को रोका जाए, यहाँ पर ऐसी हरकतें न देखने को मिले, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट को भी रोकता है, तो प्रिवेंट करता है ऐसी अनफेयर कोई भी ट्रेड यहाँ पर प्रैक्टिस न देखने को मिले। और अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया ई कॉमर्स कंट्री के बारे में, ई कॉमर्स जो कंपनी होती है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी कंपनी को भी यहां पर कवर किया गया। क्योंकि अभी चल क्या रहा था बेसिकली हमारी कंट्री में, जैसे कि दुकानदार क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स जो कंपनी है उनसे प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं एज ए कंज्यूमर के तौर पर लेकिन फिर गांव में या फिर कहीं दूर दराज वाले एरिया में वो कंज्यूमर नहीं रहे, वो विक्रेता बन गए, वो उन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इनके बेच रहे हैं। तो यहां पर वो एक तरीके से कंज्यूमर नहीं रह गए, अब वो विक्रेता बन गए। तो उनके लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ गाइडलाइन यहां पर होनी चाहिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने वाला, सर्विस प्रोवाइड कराने वाला, तो सबके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो काफी अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ये हमारी कंट्री में लाया गया ताकि सबके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने घर के भी लोग नहीं जानते और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरा संसार जानता है। तो ऐसे ही कुछ इंडियंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जिनका आज के डेट में पूरी दुनिया लोहा मान रही है। यहां पर अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंटरेक्ट किया गया आईबीएम जो कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है यूएसए की, उसके जो सीईओ है फिलहाल श्री अरविंद कृष्णा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर इनसे बात की गई। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा, कई सारी कंपनीज के नाम आप लोगों से दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन इनमें पर्सनैलिटी है, खासकर अगर उनमें कोई इंडियन है तो यहां पर कांग्रेचुलेट किया गया सबसे पहले तो उनको कि आईबीएम के जो यहां पर ये हेड बने हैं, यहां पर ये एक साल पहले, इसी के साथ में 1962 में यहां पर ये बोर्न हुए थे। इंडियन अमेरिकन एक बिजनेसमैन है यहां पर ये, जो कि आज की डेट में सीईओ बन गए यहां पर किसके, आईबीएम के, ठीक है, 2020 के स्टार्टिंग में। अगर बात करें हमारी कंट्री की कुछ पर्सनैलिटी हैं जिनसे आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सत्य नंडेला माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, इसी के साथ में शांतनु नारायण, ठीक है, तो यहां पर ये एडोब से रिलेटेड है, आप लोगों ने एडोब के प्रोडक्ट यूज किए हैं कई बार, खासकर लैपटॉप में जब आप लोग बात करते हैं एडोब रीडर वगैरह, ठीक है। सुंदर पिचाई गूगल से रिलेटेड है। और अब यहां पर बात की जा रही है यहां पर अरविंद कृष्णा, तो यहां पर ये किससे रिलेटेड हो गए, ये आईबीएम से रिलेटेड हो गए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके सीईओ आप लोग को ये इंडियन पर्सनैलिटी यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में अजय बंगा के बारे में बात की जा रही है, मास्टर कार्ड के सीईओ। तो ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे फिर एग्जाम में। आगे बढ़ता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। फूड प्रोसेसिंग यानी कि फूड को प्रोसेस करके इंडस्ट्री यहां पर बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए
आप लोग आज के डेट में खेतों से आम तोड़कर लेकर आते हैं, ठीक है, आम तोड़कर लेकर आते हैं और फिर आप लोग उनका आम का अचार बनाते हैं, ठीक है, आम से कुछ और भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको फिर बेचते हैं मार्केट में। टमाटर लेकर आते हैं, उनका टमाटो सॉस आप लोग बनाते हैं, ठीक है, गेहूं लेकर आते हैं, गेहूं का आप लोग ब्रेड बनाते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल आता है खेतों से और फिर उनको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर ये काम करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर एक मेगा पार्क बनाया गया है जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर जोराम मेगा पार्क। जोराम मेगा पार्क यहाँ पर ये कोलासिब इन मिजोरम में यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री उनके द्वारा यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेगा पार्क है जो कि ऑपरेशनलाइज होगा यहाँ पर स्टेट मिजोरम के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मिजोरम से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। मिजोरम देखने को कहां पर मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम आप लोगों को बांग्लादेश और इसी के साथ में म्यांमार की बाउंड्री को टच करता हुआ नजर आएगा इंटरनेशनल लेवल पर। और हमारी कंट्री में त्रिपुरा, मणिपुर और इसी के साथ में आसाम को टच करता है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसमें पहला नेशनल पार्क अभी देखने को मिल रहा है। ये जो लोकेटेड है ये नियर नेशनल हाईवे 54 के लोकेटेड आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में ये बोला जा रहा है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से 5000 से भी ज्यादा लोगों को यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने वाला है और 25,000 जो फार्मर है यहां पर उनको भी यहां पर फायदा होगा, जो कि कोर प्रोसेसिंग सेंटर और इसी के साथ में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर कैचमेंट एरिया इसके एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे किसान है उनसे प्रोडक्ट लेकर आने तो डायरेक्ट किसानों से प्रोडक्ट यहां पर पहुंचेगा। अच्छी बात ये रहती है, कई बार ये बिचौलिया को यहां पर खत्म कर देते हैं, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट जो है हमारी कंट्री में अगर लगाया जाता है तो 50 करोड़ तक का यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। प्रेजेंटली 18 मेगा पार्क प्रोजेक्ट है अंडर इंप्लीमेंटेशन इन वेरियस स्टेट हमारी कंट्री में। 29 मेगा पार्क जो है यहां पर ये आप लोगों को ऑलरेडी फंक्शनल नजर आएंगे अलग अलग राज्य में। यानी कि हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट है अंडर इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर और इसी के साथ में 29 ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 6 जो है उसमें से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 2 जो मेगा पार्ट है यहां पर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऑपरेशनल मिलेंगे आप लोगों को आसाम और मिजोरम के एरिया में, ठीक है। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में 6 आप लोगों को फिलहाल देखने को मिलेंगे। तो ये मेगा पार्क के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से फूड को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, खासकर जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है खेतों के अंदर से, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। एक आप लोगों का ये जो मैंने क्वेश्चन आज पूछा था ये आप लोगों की न्यूज बच गई थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बात करें तो इनके द्वारा यहां पर ये हमारी कंट्री में जो रेलवे है उसको ग्रीन रेलवे में ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या मतलब है, आज की डेट में जो भी रेल है वहां पर वो किससे चलाई जाती है, या तो कोयले से चलाई जाती है या फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से चलती हुई नजर आएगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी जो चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है, तो इनडायरेक्ट वे में कोयले से ही चलाई जा रही है। तो कैसे हम लोग उसको ग्रीन बना सकते हैं, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन देखने को मिले। तो 2030 तक का टारगेट यहां पर रखा गया है। सबसे पहले तो कोयले से ही हटना है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग हो सकता है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाई गई हो, ठीक है, सोलर एनर्जी से बनाई गई हो, तो एक अलग मुद्दा हो सकता है। तो पहले तो यहां पर रेलवे को द्वारा इसको इलेक्ट्रीफाई करने की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि अब यहां पर ये डेटा ज्यादा रटने वाला नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, काफी लार्ज स्केल पर काम किया जा रहा है। 40,000 किलोमीटर का जो रूट है यहां पर, ठीक है, तो उसके बारे में अभी बात की जा रही है, तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर अगर हम लोग बात करें 63% जो यहां पर ये जो रूट है इसका यहां पर अभी रिसेंटली यहां पर अभी बनाया गया है। लगभग अगर बात करेंगे 18,605 जो किलोमीटर के करीब जो रास्ता है 2014 से 20 तक बनाया, यानी कि गवर्नमेंट बता रही है कि हम लोगों ने इतना काम किया है। तो आप लोग क्या याद रखना है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ग्रीन जो एक तरह सर्टिफिकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेशन, ग्रीन सर्टिफिकेट यहां पर मिलना चाहिए। इसी के साथ में बायो टॉयलेट जो रहते हैं वो फिट होने चाहिए और रूफ के ऊपर सोलर लगना चाहिए। यानी कि सोचिए अगर रेलवे के ऊपर ही सबके ऊपर यहां पर सोलर पैनल लगा दिए जाएं और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही ना पड़े, एक पावरफुल सोलर पैनल अगर ढंग से काम करे तो ये भी एक तरीका अच्छा एक साधन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कई सारे एरिया है जिनमें इनके द्वारा काम किया जाएगा और ताकि यहां पर सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना जरूरी है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं कि 2030 तक का यहां पर ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में याद रखने का मतलब ये नहीं होता कि रटना है, मतलब ये कि चीजों को रिवाइज आप लोग करते रहिए। रिवाइज करते करते इतनी बार आप लोग चीजों को रिवाइज कर लेंगे कि फिर आप लोगों को चीजें याद रहने लगेंगी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज में यहां पर बात की जा रही है ये एयर की क्वालिटी के बारे में। एयर की क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं और अगर आप लोग हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर इसके द्वारा यहां पर भी बात की जा रही है ये रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशन टू इंप्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी, यानी कि
RAIAC, तो ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर, ये एक नेशनल लेवल का ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि हमारी कंट्री में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसको EESL के बारे में बात की जाती है, और USAID इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये दोनों मिलकर यहां पर काम कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बोला गया इंडोर एयर क्वालिटी। देखिए इंडोर एयर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब आप लोग आज की डेट में अगर गांव में भी जाते हैं तो कई जगह आज की डेट में भी जो बेसिकली मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं तो उन पे रोटी बनाई जाती है। हालांकि ये फैक्ट है कि वो जो रोटी रहती है वो काफी टेस्टी लगती है एज कम्पेयर टू अगर गैस के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है। जिस किसी ने खाई है उसको पता होगा, किस किसी ने ऐसे है कि चूल्हों की रोटी भी खाई है। ठीक है, आज की डेट में भी बहुत सारे गांव में एरिया ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर आज के डेट में चूल्हों के ऊपर रोटी बनाई जाती है, पर लेकिन गैस सिलेंडर भी आज के डेट में गाँव में पहुंच चुके हैं, तो वो अल्टरनेटिव के तरीके से यूज किया जा रहा है। पर लेकिन अच्छी लगती है वो अपनी जगह, इसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं उनकी हेल्थ पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो यहाँ पर वो एक तरीके से खाना बना रही है तो उसकी हेल्थ पर और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग यहां पर बात करें, साथ ही साथ में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो मम्मी से चिपके रहते हैं 24 घंटे, उन्हें तो बच्चे जो खासकर दूध ही पीते हैं स्टार्टिंग की जो फेज में अगर बात करें तो उनको भी नुकसान इसका पहुंचता है। तो इंडोर पोल्यूशन काफी एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जच्चा और बच्चा के लिए, तो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी अगर घर की रहेगी एयर की तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो खासकर ऑफिस से पब्लिक जो स्पेस है उसके लिए भी गुड इंडोर यहाँ पर क्वालिटी एयर की होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में जो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है यानी कि EESL है जो है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन की बात की जा रही है। पार्टनरशिप विद USA का जो प्रोग्राम है मैत्री, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली काम करेंगे ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इंडोर के साथ में। ठीक है, अगर बात करें EESL कॉर्पोरेशन जो यहाँ पर यह एक तरीके से ये स्कोप कॉम्प्लेक्स आप लोगों को पायलट प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव नजर आते हैं। देखिए ये इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में पायलट तौर पर है, यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं यहाँ पर एक ऑफलाइन कोई स्टार्ट करने वाला हूं और मैं उसमें स्टार्टिंग में 15 बच्चों को लूंगा और उन 15 बच्चों की मैं तैयारी कराऊंगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आगे देखेंगे कि क्या वो सही पैटर्न है जो हम लोगों ने फॉलो किया, फिर अगले साल और देखते हैं उनका सारा जो भी खर्चा होगा, उनका रहना खाना पीना, अगर उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, घर से उनको सही सपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो वो उनका वहन किया जाए, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो पायलट प्रोजेक्ट होगा इस तरीके से, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, अगर सही चलता है तो फिर आगे उसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, ये बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर के द्वारा इनोग्रेट किया गया इंडिया का फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये यहां पर चार्जिंग पॉइंट की बात की जा रही है। कहां पर? दिल्ली के अंदर ये प्लाजा है, यहां पर चांसफोर्ड क्लब न्यू दिल्ली के अंदर में। क्या है बेसिकली यहां पर ये बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग इसको देखेंगे तो हमारी कंट्री में अब इलेक्ट्रिक पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिलने लगे हैं। इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब कि कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में आप लोगों को पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल पंप पे भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलेंगे। और इसी के चलते ये ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो इसके बारे में भी आप लोगों से बात की एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है वो यहां पर ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर काम कर रही है इस तरीके के पॉइंट बनाने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात करता हूं, यहां पर ये जो चार्जिंग पॉइंट है जैसे यहां पर बनाए जा रहे हैं ये ई मोबिलिटी का भी काम करेंगे। तो प्लाजा के अंदर यहां पर 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जर हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ में यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि उनकी बैटरी की जो लाइफ है वो कैसी है। अगर बैटरी की जो लाइफ है वो अच्छी है यहां पर तो आप लोगों को अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर बैटरी की लाइफ अच्छी नहीं है तो फिर यहां पर प्रॉब्लम नजर आएगी। तो चाइनीज माल नहीं होना चाहिए, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छा माल होना चाहिए ताकि बैटरी की लाइफ अच्छी हो, तो अच्छी तरीके से हम लोग उनको यूटिलाइज कर पाएंगे इफेक्टिव। ठीक है, तो ये इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, तो इधर टोटल आज का डिस्कशन आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में जाना। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो कोटेशन है वो जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोग उसको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, और वैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्विज और उसका आंसर देखा काफी अच्छे से। इसी के साथ में एक आप लोगों की जो न्यूज बची हुई थी रेलवे के बारे में लास्ट लेक्चर की, वो हम लोगों ने कवर की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की जो भी विकास दुबे से रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो वो सारी बातें जानिए कि हाँ एक दंडनीय अपराध की कैटेगरी में इसको रखा जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की जा रही है कि जो कंज्यूमर है उनके हक के बारे में उनको कोई गलत चीजें न मिले, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करे ऐसा कि दुनिया जाने। तो इसी तरीके कुछ पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, तो उनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है और इसी तरीके से अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर मेगा फूड पार्क के बारे में बात की।
इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में, जिसके चलते हमारी कंट्री में इंडोर एयर क्वालिटी यानी कि घर के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाएगा। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए कुछ नजर डाल लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। किसके द्वारा ये बातें बोली गई हैं? आईबीएम के जो अभी फिलहाल चेयरमैन है वो कौन है, आप लोगों को बताना है। सत्य नंडेला, शांतनु नारायण, इसी के साथ में सुंदर पिचई। कौन कौन सी कंपनी से रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में फूड प्रोसेसिंग पार्क के बारे में बात की जा रही है। जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड, ये यहां पर है कोलिसिब के अंदर, ठीक है, कोलासिब के अंदर, ठीक है। तो कहां पर ये लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मेगा फूड पार्क जो स्कीम है, तो गवर्नमेंट कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड कराती है ये आप लोगों को बतानी है। सुप्रीम कोर्ट के साथ में मिलकर किसके द्वारा कस्टोडियल डेथ के बारे में बात की गई है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर कौन सा एक्ट है जो ये बताता है कि एक तरीके से बर्डन भी पुलिस के ऊपर ही आता है। अगर कोई पुलिस कस्टोडियल डेथ करती है तो ये गलत तरीका है, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को एक्ट का नाम बताना है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है RAISE, इसकी फुल फॉर्म क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये था आज का डिस्कशन। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां पर मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मॉर्निंग की वीडियो जरूर देखा कीजिए, जो क्वेश्चन की वीडियो आती है, ताकि आप लोग अपना रिविजन भी करते रहे, क्योंकि पिछले 3-4 महीने के जो क्वेश्चन है वो वहां पर कवर करने की कोशिश करता हूं, ताकि पिछले का भी पोर्शन जो आप लोग का हुआ है कवर होता रहे साथ साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।